Hello everyone, my student. I hope you are fine. आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.3। कौन से स्टार्ट किया जाएगा? 1.3 प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 क्या कहती है? तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम अगर सिद्ध करें अपरिमेय संख्या तो ऐसा हम उदाहरण कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं ना ऐसा। तो एक बार उदाहरण भी देख लीजिएगा। उदाहरण क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में आते हैं, इसको देखिएगा। सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। इतने कठिन क्वेश्चन है नहीं, लेकिन पेपर में आपके नंबर कंफर्म है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे जरूर, ये 100% है। ये लिख के रख लीजिएगा। इस तरीके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते जरूर है, चाहे 1 आए या 2 आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या कहते हैं? हमने कहा था कि जब भी हमें कभी पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या, तो हमें कैसे चलना? उल्टा चलना। कैसे चलना है? उल्टा चलना। ये कह रहा है अपरिमेय, हम कह रहे हैं परिमेय। हमको क्या कहना है? परिमेय है। और ये क्या कह रहा है? अपरिमेय। जहां दोनों की हम तुलना कर लेंगे, ठीक है, तो या तो हम गलत हो जाएंगे या तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, हम कह रहे हैं परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। परिमेय है तो हम क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर पी, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, √5 बराबर P बटे Q लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या तो सीधी बात P बटे Q के रूप में होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है P व Q सह अभाज्य है। P व Q सह अभाज्य है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। ये दो कंडीशन फॉलो करी है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसफर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर चला जाएगा। मतलब P बराबर का √5 क्यों हो जाएगा। फिर क्या करना है? दोनों क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो कर देते हैं वर्ग। p² बराबर का √5 क्यों का होल स्क्वायर। तो p² बराबर का 5q² आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे, हमें q की वैल्यू चाहिए। तो q² बराबर का p² बटे का 5 क्या आ जाएगा? q² बराबर का p² बटे का 5। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण नंबर 1 हुआ। अब आगे हमें क्या करना है? अब लिखना है थोड़ा, तो लिख लेते हैं। क्या लिखना है? चूंकि Q एक पूर्णांक
है। क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर भी क्या है? एक पूर्णांक है। जब क्यू स्क्वायर पूर्णांक है इसलिए पी स्क्वायर बटे का 5 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, इसलिए हम जब प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय नंबर 1.3 कहती है कि विभाज्य है, तो कह सकते हैं पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। फिर प्रमेय 1.3 के अनुसार इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। कितनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्यू स्क्वायर, तो हमने माना क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, तो हमने पहले ही माना है क्यू क्या है? एक पूर्णांक होगा, क्योंकि सहअभाज्य संख्या भिन्न है तो सीधी सी बात है एक पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो इसके बराबर ये है, क्यू स्क्वायर के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5 है। तो अगर ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, दोनों पक्ष क्या है? बराबर है आपस में, तो ये भी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो 5 से पी स्क्वायर विभाजित भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ठीक है, भाज्य है। तो अगर स्क्वायर कट रहा है तो 1.3 कहती है कि वो संख्या भी विभाजित होगी, तो संख्या भी क्या कर रही है? विभाजित होगी। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है। अब यहां में क्या है? P क्या है? 5 से भाज्य है। अगर P 5 से भाज्य है तो P बटे 5 बराबर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कोई पूर्णांक आएगा, तो लिख देंगे A1 पूर्णांक है। A1 क्या है? पूर्णांक है। कोई दिक्कत है? P बटे 5 बराबर A1, जब हम भाग देंगे 5 का P में तो कुछ ना कुछ पूर्णांक तो आएगा ही ना। तो चलिए इधर ट्रांसफर करते हैं, तो P बराबर 5A1 कितना हुआ? P बराबर 5A1। जब P बराबर 5A1 हुआ तो बस इतना ही हमें करना है। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान किसमें रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 है क्या? समीकरण नंबर 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे का 5। क्यू स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर बटे का 5। किसका मान रखना है? पी की वैल्यू रखनी है। तो क्यू स्क्वायर बराबर का पी की वैल्यू है 5A1 का स्क्वायर बटे का 5। ठीक है, जब स्क्वायर होगा तो 1 5 क्या होगा? कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर का बचेगा। देखिए इसको बाहर कर लेते हैं, 5A1 इंटू 5A1 बचेगा। ठीक है, अब स्क्वायर लगा के यहाँ 5A1 इंटू 5A1 बटे का 5, तो एक 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 5A1 का स्क्वायर। कितना बचेगा? 5A1 का स्क्वायर बचेगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 5A1 का स्क्वायर। कितना आया? 5A1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बात क्लियर है? जब स्क्वायर हटाएंगे तो 25 होगा, 5 से 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5A1 स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? 5A1 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? A1 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? A1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे का 5। क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे का 5। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण नंबर 3। कौन सा समीकरण हुआ? समीकरण नंबर 3। फिर से हम थ्योरी लिखेंगे। चूंकि A1 एक पूर्णांक है, हमने माना था
एक पूर्णांक है। जब a1 पूर्णांक है तो इसलिए a1 स्क्वायर एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। अतः ये पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। अब ये भी पूर्णांक होगा तो क्या करेंगे, आगे लिखते हैं। आगे है कि अगर क्यू स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक बटे 5 भी पूर्णांक होगा तो क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगी। इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से, सॉरी क्यू नहीं है, यहाँ पे ए है, हाँ क्यू है, सही है। क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। सेम प्रोसेस जो हम पहले कर चुके हैं वही तो करना है हमें, पहले कर चुके हैं ना ऐसा, ये वाला सेम उठा के रख देना है। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि प्रमेय नंबर 1.3 कहती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग कटता है तो संख्या भी विभाजित होगी, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। तो अब देखिए, अब अगर ये हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं क्यू बटे 5। अगर विभाजित होगा तो क्यू बटे 5 होगा, अगर विभाजित होगा कुछ ना कुछ आंसर आएगा तो उसे हमने माना a2 लिख देना। a2 एक पूर्णांक है, a2 एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत है। आगे देखिए, ट्रांसफर करेंगे तो Q बराबर का 5a2 कितना हो जाएगा, Q बराबर 5a2। ठीक है, क्लियर है बात। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। कितने हो गए समीकरण, 4 नंबर हो गया। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखिए मेन मुद्दे की बात अब आती है, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, तो पहले हम लिख भी लेते हैं बीच में। तो P बराबर, समीकरण 2 है P बराबर 5a1 और Q बराबर 5a2, ये चौथा समीकरण। ये है 2, ये है 4। अब अगर दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखें तो P बराबर 5a1 है, Q बराबर है 5a2। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका उभयनिष्ठ क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। जबकि हमने क्या बोला था कि P और Q क्या है, सह अभाज्य हैं। अगर P और Q सह अभाज्य हैं तो इनका जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ वो क्या है, 5 है। जबकि सह अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होती है। तो अब हम लिखेंगे क्या, थ्योरी लिखेंगे। तो हम कलर पेन से लिख देते हैं, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, हम देखते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हम देखते हैं कि यह हमारी
पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि हमने क्या माना था कि यहाँ पे सह अभाज्य है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो हम कह सकते हैं अतः अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया कि अतः अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप आपको बता दिया है, ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लिया, चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जबरदस्त तरीके से कमेंट को भर दीजिए, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और चैनल को दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। देखिए कितने सिंपल तरीके से समझ में आ गया, और कंफर्म है आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, 100% आने हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कराते हैं आपको। माना कि मुश्किल है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ट्राई करते रहिए। माना 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटे क्यों। लेकिन कंडीशन है कि p व क्यों सह अभाज्य है। p व क्यों क्या है? सह अभाज्य, जहां क्यों बराबर नहीं 0 के। ठीक है, p और q क्या है? सहभाज्य है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आगे की बात करते हैं तो हमें ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें केवल अंडर रूट 5 से मतलब है। तो अंडर रूट 5 को रखेंगे तो चुटकी बजा के यूं कर देंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में है, ये गुणे उधर जाएगा भाग में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 5 बराबर का, चलिए थोड़ा सिंपल तरीके से करते तो भूल न जाए आप लोग, बराबर p बटे क्यू माइनस का 3 हो जाएगा। 2 अंडर रूट 5 बराबर, यहाँ पे लाशा आ जाएगा क्यों, तो p माइनस का 3q, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? p माइनस का 3q। कोई दिक्कत? नथिंग। ओके, चलिए अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा p माइनस का 3q अपान का 2q, क्या हो जाएगा? 2q। क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि ये क्या है? समीकरण नंबर 1। क्या है? समीकरण नंबर 1 है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिखना ही लिखना तो है जीवन में। चलिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? जब इतना कर लिए हैं तो लिखने में क्या प्रॉब्लम, लिख देते हैं। आइए सबसे पहले चूंकि, चूंकि क्या है? चूंकि, चूंकि क्या है? p व q पूर्णांक, p व q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए
क्या दिया है, p-3q और 2q ये पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है, ये भी पूर्णांक होंगे। इसलिए p-3q बटे का 2q, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर से हमारा मामला गड़बड़ हुआ, क्योंकि समीकरण नंबर 1 कहता है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या। सब उल्टा सीधा हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया। चलिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो जाएगा। हमने अंडर रूट 5 को निकाला, वो क्या था, अपरिमेय था। क्या था, अपरिमेय था। जब ये अपरिमेय है तो सामने वाली भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो ये समीकरण नंबर 1 क्या है, अपरिमेय है। जबकि p-3q बटे का 2q परिमेय हुई। तो बस हमें लिखना है, तो तड़क भड़क के साथ लिख देते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन, ठीक है, चलिए, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि समीकरण एक के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार अंडर रूट 5 बराबर p माइनस का 3q अपान का 2q अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो हमारी पूर्व नहीं अपरिमेय संख्या है। अब वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः संख्या है, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः 3/2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये रही बात। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला है 1 बटे अंडर रूट 2, दूसरा है 7 अंडर रूट 5, तीसरा है 6 प्लस अंडर रूट 2। तो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। उदाहरण 4 के अनुसार, इसको उदाहरण 3 के अनुसार करना है। इस वाले को हम करवा देते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या कहा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। तो उल्टा ले लिया तो हम क्या करेंगे, माना, क्या किया हमने, माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो
अगर परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p बटे का क्यों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि p व क्यों सह अभाज्य है, जहां क्यों बराबर नहीं है 0 की। ठीक है, ये कंडीशन लिख देंगे। आगे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या काम बचता है, फिर ये गुणा कर दें, तो फिर ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यों बराबर का √2p। ठीक है, जब दोनों का ये मसला हो जाएगा इसे ट्रांसफर करेंगे इधर, तो हो जाएगा p बराबर क्यों बटे का √2। क्या हो जाएगा, क्यों बटे का √2। फिर क्या करेंगे, फिर आगे वही काम करेंगे जो पहले किया था, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर का q² बटे का √2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, p² बराबर का q² बटे का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं आगे। अब हमें थ्योरी लिखनी है तो लिखेंगे चूंकि p एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, इसलिए p² एक पूर्णांक होगा। p² भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए q² बटे 2 भी पूर्णांक होगा। ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अतः इसलिए q² 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, q भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। चलिए आगे लिखते हैं। अगर q 2 से भाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि q बटे 2, क्या लिख सकते हैं, q बटे 2। अगर हम q 2 से भाज्य है तो ऐसा लिख सकते हैं, जब ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी। हमने मान लिया a1, क्या मान लिया, a1 लिख देंगे, a1 एक पूर्णांक है, a1 क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है बात। आगे देखेंगे, ये सारी चीजें कर चुके हैं तो ज्यादा ध्यान से तो देखिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्यों बराबर का हो जाएगा 2a1। क्या हो जाएगा, क्यों बराबर का 2a1। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हुआ। और ये वाला क्या हुआ था, समीकरण नंबर 1 हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं। आगे करेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, तो p² बराबर का q² बटे का 2। हमें क्यों की वैल्यू रखनी है, p² बराबर का 2a1 अपान का 2, इसका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा p² बराबर 4a1 का स्क्वायर बटे का 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो p² बराबर का 2a1 का स्क्वायर बटे का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, p² बराबर 2a1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 2a1 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर बराबर का p² अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी लिखते हैं। क्या होगी, चूंकि
हमने माना था a1 क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि a1 एक पूर्णांक है, a1 पूर्णांक है, इसलिए a1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब a1 स्क्वायर पूर्णांक होगा, इसलिए p स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है, दोनों पक्ष क्या आपस में बराबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए p स्क्वायर 2 से भाज्य है, p स्क्वायर 2 से भाज्य है। प्रमेय 1 के अनुसार p भी 2 से भाज्य होगा। क्या होगा, p भी 2 से भाज्य होगा। अगर p भी 2 से भाज्य होगा तो हम लिख सकते हैं p बटे 2 बराबर का a2, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक प्राप्त होगा। लिख देंगे a2 एक पूर्णांक है, a2 क्या है, एक पूर्णांक है। तो चलिए जब a2 पूर्णांक ट्रांसफर कर देते हैं तो p बराबर 2a2, क्या हो जाएगा, p बराबर 2a2। समीकरण नंबर 4 कौन सा होगा, समीकरण नंबर 4। ये कौन था, समीकरण नंबर 3 था। कौन सा था, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हम देखेंगे 4 को और 2 को, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। हमने क्या माना था, क्योंकि विरोधाभास है, उल्टा क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने माना कि दोनों क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, जबकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार की ये भी बात सिद्ध होती है। कर लीजिए घर में, दोनों होमवर्क आपको करने हैं। ये 4 के अनुसार कर लेना, ये उदाहरण 3 के अनुसार कर लेना। क्लियर है सारी बात, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि प्रोत्साहन मिले और लाइव आके लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएं। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।